तो आज का टॉपिक रहेगा संविधान सभा। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चंस काफी मेंस में आए हैं और प्री में भी आ रहे हैं लगातार। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 3 नंबर में। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन 3 मार्कर्स में संविधान सभा से पूछे गए हैं। इसके अलावा पहले 6 मार्कर्स आते थे, तो 6 मार्कर्स भी आए हैं यहाँ से। जैसे एक बार क्वेश्चन संविधान सभा के समक्ष मुद्दे कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन एक 6 नंबर में पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव का क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है जो संविधान सभा से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस टॉपिक से 3 नंबर और पहले 6 नंबर और अब 5 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं और आगे बनेंगे। तो इसका पूरा डिटेल हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा संविधान सभा के संबंध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है पहले मैं वो बता देता हूं, इसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले इसमें आती है चीज कि संविधान सभा के गठन के लिए अलग अलग समय पर मांग की गई है ना। किसने कब मांग उठाई इसके गठन के संबंध में, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, ना तो मेंस में आया ना प्री में आया, लेकिन आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन संबंधी मांग। संविधान सभा के गठन संबंधी मांग, संविधान सभा के गठन संबंधी मांग को लेकर के पहले हम चर्चा करेंगे। देखिए ओवरऑल अगर इसके गठन की मांग की बात करें तो इसके गठन की सबसे पहले जो मांग है वो लोकमान्य तिलक द्वारा उठाई गई थी और स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। तिलक द्वारा लाया गया था, 1895 की बात है। तो उस विधेयक के माध्यम से लोकमान्य तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम उठाया। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा कोई विचार नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग यहां से मानी जाती है मांग के संबंध में, लोकमान्य तिलक द्वारा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज है इसमें स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था, उसने इसके बाद मांग उठाई। उसका समय है 1924, है ना। स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में ये मांग उठाई गई। जो मोतीलाल नेहरू, हाँ, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसको स्थापित किया था। इसमें अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। 1923 में एक सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। उस सम्मेलन में ही ये नई पार्टी बनी थी और ये जो पार्टी थी ये कांग्रेस से ही अलग होकर के बनाई गई थी। यानी कांग्रेस का विभाजन ही था एक तरीके से, है ना। कांग्रेस के ही कुछ नेता अलग होकर के उन्होंने स्वराज पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई थी।
1924 में इस पार्टी द्वारा इसकी मांग उठाई गई। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा के गठन की मांग को औपचारिक रूप से सबसे पहले किसने उठाया? संविधान सभा के गठन की मांग को औपचारिक रूप से उठाने वाले थे एम.एन. रॉय। औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय और इसका समय है 1934। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया था। एम.एन. रॉय ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्रनाथ रॉय, इन्होंने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बाद में इसका भारत मुख्यालय कानपुर को बनाया था। यही जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसी से दो नई पार्टी बनी, इनका विभाजन हो गया, जिनको आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के नाम से जानते हैं, है ना। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ये स्थापित हुई, बाद में इसका विभाजन हो गया। 1964 में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिन्होंने जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, उस पार्टी से दो नई पार्टियां बन गई। एक का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, दूसरे का नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम। सीपीआई सीपीएम दो अभी नई पार्टी काम कर रही हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से ही विभाजित होकर के बनी। तो यह है एम.एन. रॉय के बारे में। औपचारिक रूप से मांग इन्होंने उठाई थी 1934 में। अब यहां पर लास्ट बात आती है कि कांग्रेस के मंच से या कांग्रेस की ओर से इसकी मांग को कब उठाया गया, है ना। तो फैजपुर अधिवेशन जो था कांग्रेस का, कांग्रेस द्वारा, है ना। संविधान सभा के गठन की मांग को कांग्रेस द्वारा कब उठाया गया? तो इसका समय है 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, है ना। 1934 के फैजपुर अधिवेशन में यह मांग उठाई गई और इसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया गया और वो अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था। फैजपुर ये महाराष्ट्र में एक गांव था, है ना। फैजपुर कहां पर आता है? तो महाराष्ट्र में आता है और ये गांव था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का ये पहला गांव में हुआ अधिवेशन था, है ना। इसके पहले जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस के वो सब सिटी में हुए, तो ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, तो अब देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहां से बन सकते हैं 3 मार्क्स में, प्री में। कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के मंच से किसके द्वारा इस मांग को उठाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। किस अधिवेशन में ये मांग उठाई गई? तो फैजपुर अधिवेशन में। फैजपुर अधिवेशन में मांग उठाई गई तो फैजपुर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कांग्रेस का पहला गांव में हुआ अधिवेशन कौन माना जाता है? फैजपुर अधिवेशन माना जाता है। ये कब हुआ? तो 1937 में हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से प्री में, मेंस में 3-3 नंबर में बन सकते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग को औपचारिक रूप से उठाने वाले कौन थे? एम.एन. रॉय। उन्होंने कब ये मांग उठाई? तो 1934 में उठाई। पहली बार मांग उठाने वाले लोकमान्य तिलक कहे जाते हैं।
किसके जरिए उठाई थी उन्होंने मांग, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से ये मांग उठाई गई थी। तो इस तरीके से ये मांग से संबंधित फैक्चुअल जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है, जो आपको 3 नंबर में कहीं से कहीं पूछ सकते हैं। अभी हालांकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन बन सकता है। अब हम आगे बात करेंगे कि इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई और किसके जरिए प्रदान की गई। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये है ना। ब्रिटिश सरकार ने जो संविधान सभा के गठन की मांग की जा रही थी लगातार, तो उस मांग को कब स्वीकार किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा और किसके जरिए स्वीकार किया गया, तो ये है 1934 का अगस्त प्रस्ताव, है ना। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत जो है संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले स्वीकारा गया। संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृति, है ना। तो उसमें आता है अगस्त प्रस्ताव। इसका अगर डेट कहें तो 8 अगस्त है 1940, है ना। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। ये आपको हिस्ट्री के अंतर्गत भी पूछ सकता है, लिनलिथगो। ये चीज मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में चीजें आपको पूछी जा सकती है, मिक्स चल रहा है यहाँ पर। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो उन्होंने जो है ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया, अगस्त प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव के जरिए ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। सर अगर ये पूछा जाए कि स्वराज्य शब्द सबसे पहले किसने दिया? हाँ, स्वराज शब्द तो दयानंद सरस्वती को दिया गया है सबसे पहले, बाद में फिर तिलक ने यूज किया है ना। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर कभी आए तो दयानंद सरस्वती का नाम आता है। स्वराज जो होता है वो सबसे उत्तम होता है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, है ना, लोकमान्य तिलक के पहले। लोकमान्य तिलक ने बाद में कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसे तिलक का स्टेटमेंट है ये, लेकिन बात का है ये। इसके पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि स्वराज जो होता है वो सबसे उत्तम होता है, इस तरह का स्टेटमेंट उनका है। हाँ, वो मतलब एक मुझे भी आ रहा है नाम। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज वर्ड दिया है, वो स्टेटमेंट के जरिए। दोनों के स्टेटमेंट है, तिलक के भी है, तिलक का भी है और दयानंद सरस्वती का, लेकिन दयानंद सरस्वती का पहले का है ना। तो वो हिस्ट्री के अंतर्गत आपको पूछा जाता है, पूछ सकता है मेंस में 3 नंबर में कि स्वराज शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस विद्वान ने किया या किस व्यक्ति ने किया, तो दयानंद सरस्वती का नाम आता है। और स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं प्री में, मेंस में 3 नंबर में स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है, आजकल आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव के जरिए जो है सबसे पहले इसकी मांग को स्वीकार किया गया। फिर इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है ना। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में भी वही बात दोहराई गई थी। इसके बाद अगर देखें तो क्रिप्स प्रस्ताव का नाम आता है, ये है
1942 और ये दिया था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें भी वही बात कही गई थी। एक्चुअली उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने ऐसा कहा, इस प्रस्ताव में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई थी क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें हैं, वो बातें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगी। क्रिप्स प्रस्ताव पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट थे वो आपको वहां पर लिखना होते हैं, है ना। इसको फिर दोनों ने स्वीकार कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार नहीं किया, मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार नहीं किया, दोनों ने स्वीकार कर दिया था। उसका कारण क्या था, यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है। इसको महात्मा गांधी ने एक नाम दिया था जिसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इसको महात्मा गांधी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक। मतलब ऐसा चेक है जिसकी डेट अभी नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक जो होते हैं ना, उसकी डेट अभी नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, चेक क्लियर ही नहीं होगा ना भाई। ऐसा चेक दिया गया है जिसकी तो डेट ही नहीं है, तो फिर उसका क्या करेंगे तो ये चीजें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगी, यहां पर वो उस पर चर्चा करने का विषय नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के गठन की जो रूपरेखा है किसमें प्रस्तुत की गई थी, या संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ, है ना। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और प्री में भी आया हुआ है, अभी आया था। हाँ, तो वो इसी से संबंधित है। संविधान सभा के गठन की रूपरेखा, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान में प्रस्तुत की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान, रूपरेखा या योजना, है ना। चूंकि उसमें योजना बताई गई थी इसलिए उसका नाम कैबिनेट मिशन प्लान है। प्लान यानी योजना, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, इसका समय है 1946। अगर इसकी हम डेट कहें तो 24 मार्च डेट है इसकी, 24 मार्च 1946 को ये जो है प्रस्तुत किया गया। 24 मार्च इसकी डेट आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आए तो। अब कैबिनेट मिशन प्लान, इसका भी आपको डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में वहां पर आता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। यहां पर आपको सिर्फ इतना समझना है, कैबिनेट मिशन प्लान में जो है संविधान सभा के गठन की पूरी रूपरेखा, पूरी योजना बताई गई थी कि कैसे इनका गठन होगा, कैसे चुनाव होगा, ये सारी चीजें। इसमें थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि कैबिनेट मिशन प्लान क्यों आया था और इसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य थे, ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रख लेना है। बाकी डिटेल आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। एक्चुअली क्या था, भारत में राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था इस समय। राजनीतिक गतिरोध क्यों बना हुआ था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। खासतौर से मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा अड़ी हुई थी अपनी बात पर, अपनी मांग पर, उसको पृथक पाकिस्तान चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कुछ भी सुधार नहीं हो रहे थे यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक 3 सदस्यीय एक मिशन भारत भेजा था। चूंकि ये तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसमें जो 3 सदस्य थे वो तीनों के तीनों कौन थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश कैबिनेट के तीनों सदस्य थे। इसलिए इसका नाम हो गया कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन नाम के पीछे वजह समझते हैं क्या है? वजह है कि ये तीनों जो सदस्य यहां पर आए थे वो तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, यानी मंत्री थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य जो थे उसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष है ना, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। पैथिक। 3 नंबर में आपको कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्यों के नाम पूछ सकता है। ना, पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव भी थे और इसके अध्यक्ष भी थे। दो सदस्य उसमें एक सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये 9 सेना मंत्री थे और दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो पहले भी आ चुके थे। और ये थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। है ना, तो ये 3 सदस्य थे, 3 सदस्यीय मिशन था ये। और इसमें 2 खास चीजें हुई हैं इस मिशन के द्वारा, 2 खास चीजें यहां पर की गई हैं। एक तो इसके तहत ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है वो इसके रिकमेंडेशन पर हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष थे और बाकी सदस्य थे। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार यहाँ पर बनी है और इसी के तहत ही भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद आया। प्रधानमंत्री के पद का जो सृजन हुआ है वो कैबिनेट मिशन की देन है, कैबिनेट मिशन प्लान की देन है। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार बनी यहाँ पर इंडिया में, है ना, जिसमें प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, है ना। तो जो अंतिम सरकार का गठन हुआ था वो इसकी सिफारिश के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन की। ठीक है, 12 सदस्यीय था ये कैबिनेट 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। बाद में जो है 5 सदस्य इसके मुस्लिम लीग के भी इसमें ऐड हो गए थे, जुड़ गए थे। तो ये है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक चीज। दूसरी चीज, इसमें संविधान सभा का गठन हुआ। मैंने जैसे बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है 2 चीजें हुई हैं। एक तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 की, उसकी डेट आपको ध्यान रखना है, कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और दूसरी चीज है संविधान सभा का गठन, इसके तहत ही हुआ है। संविधान सभा का गठन 24 नवंबर 1946 को हुआ, लेकिन इसके लिए चुनाव जो हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इसका क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है 3 नंबर में। संविधान सभा
के लिए चुनाव कब हुए, तो उसका समय है जुलाई अगस्त 1946। और ये चुनाव किसके तहत हुए? देखो अब क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, ठीक है। तो इसका सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर है जुलाई अगस्त 1946। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए, और वो चीज क्या है? वो चीज उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप कुछ भी इसमें लिखने लग जाएंगे तो फिर वो तो कोई मतलब ही नहीं ना। उससे रिलेटेड क्या है? उससे रिलेटेड ये है कि चुनाव जो हुए हैं वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुए हैं। तो हम कैबिनेट मिशन प्लान का भी इसमें जिक्र कर देंगे तो हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी, है ना। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। बस एक लाइन या 1.5 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2 लाइन भी नहीं पूरी लगेगी, 2 लाइन तो खैर हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमें होना होता है। या अगर आपको ऐसे सेंटेंस नहीं बनाना है तो चुनाव ऐसे करके चुनाव डैश जुलाई अगस्त 1946 और फिर नीचे लिख देंगे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। बस ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, ये भी हो गया, ये भी सही है। इसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपको और थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से लिखना है तो जैसा मैंने दूसरा तरीका बताया है कि चुनाव जुलाई अगस्त 1946, तो नीचे लिख देंगे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। सर ये चुनाव जुलाई अगस्त 1946 और कैबिनेट मिशन प्लान, ये एक ही लाइन में लिख के नीचे उसकी निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया का, हाँ वो भी लिख सकते हैं, सही बात है, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बोला आप। उसी के आगे ऐसा भी कर सकते, चुनाव जुलाई अगस्त 1946 कॉमा एक लाइन में आ जाएगा ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, फिर निर्वाचन प्रक्रिया डैश आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत पद्धति। सही बात है, ये भी लिख सकते हैं और अच्छा हो जाएगा। आपने अच्छा सोचा, यही तो सोचना है अपने को, ऐसे ही सोचना है, ये सोच सही है। मतलब उसमें भी 3 नंबर मिल सकते हैं। अब ये आपने लिख दिया तो अब तो कोई गुंजाइश नहीं बचती है कटने की, एकदम परफेक्ट ही हो गया और परफेक्ट हो गया ये आंसर, ठीक है ना। तो मतलब 3 चीजें हमने लिख दी उसमें, तीन फैक्ट आ गए। चुनाव भी हो गया, किसके तहत चुनाव हुए ये भी आ गया, और चुनाव कैसे हुए ये भी आ गया। तो अब कुछ बचता ही नहीं है इसके अलावा। फिर गठन और अध्यक्ष, वो तो खैर अलग चीज हो जाती है, बात की बात हो जाती है ना। उससे जुड़ी हुई 3 चीजें एकदम परफेक्ट हैं। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर कभी रिपीट हो जाए या इससे संबंधित कुछ चीज आ जाए तो आपको ये 3 चीजें लिख देना है। कभी यही आ गया कि चुनाव किसके तहत हुआ, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किसके तहत हुआ, तो इसमें भी 3 चीजें वही आ जाएंगी, ठीक है ना। चुनाव इस समय हुआ और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ और ऐसे चुनाव हुआ। चुनाव की प्रक्रिया लिख दी हमने, निर्वाचन प्रक्रिया डैश आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत पद्धति, बस, ठीक है। तो हाँ, अब हम आगे बात कर रहे हैं, यहां तक हो गया। संविधान सभा के गठन की मांग कब कब किस किस द्वारा उठाई गई, किसके किस द्वारा उठाई गई, और ब्रिटिश सरकार ने उसको स्वीकृति कब प्रदान की, इसकी रूपरेखा कहां पर प्रस्तुत की गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारी चीजें यहां पर हो गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके निर्वाचन के संबंध में। संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचन, संविधान सभा के गठन
के लिए अभी उसकी बात सिलेबस चेंज होने की बात हो रही है। मेरे पास एक सिलेबस चेंज होने का एक फेक वो आया है, मतलब पीडीएफ वगैरह, तो उसमें ऐसे टॉपिक दिए गए हैं तो मतलब देख के लगता है कि ये तो कितना फेक है। उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 दिया है और भारत शासन अधिनियम 1945 दिया हुआ है तो उसको देख के लग रहा है कि क्या बकवास। प्री का सिलेबस दिया है पॉलिटी का, मैंने देख रहा था कि उसमें 2 अधिनियम है प्री में, तो उसमें 1919 का अधिनियम लिखा है, फिर उसमें 1945 लिख दिया उसने और फिर आगे मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया उसमें, अभी तो बताया वो हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया उसमें। तो 2 साल और जैसे उसने लिख दिया भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। हाँ केवल भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा है उसमें, उसके अलावा कुछ नहीं। संविधान लिखा है, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो पता नहीं किसने सिलेबस बनाया, कहां से आया वो सिलेबस, मतलब इस तरह से फेक न्यूज चलती रहती है। वो देख के लग रहा है कि फेक है बिल्कुल आप लोगों के पास आया है कि इस तरह का फेक कोई? मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा कि सर ये चेंज हो गया है क्या ऐसा, तो मैंने उसको देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या है ये सिलेबस। तो सिलेबस ही गलत है वो 1935 की जगह 1945 का अधिनियम, 1945 का अधिनियम तो कहीं है ही नहीं, तो इस तरह का है। तो सर प्री मेंस दोनों में संशोधन होगा? अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि होगा चेंज, अब पता नहीं। वैसे भी लोग ही बोल रहे हैं, आयोग तो कुछ बोल नहीं। हाँ आयोग की तरफ से तो ऐसा कुछ आया नहीं है। आयोग तो कुछ नहीं बोल रहा है, लोग ही बोल रहे हैं। हाँ लोगों को ऐसा लग रहा है, पता नहीं कहाँ से लग रहा है समझ में नहीं आया मुझे। हाँ तो जैसे हमने बात की थी अभी, वैसे ही इसको लिखना है, जुलाई अगस्त 1946 ऐसे करके लिख देंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत और निर्वाचन प्रक्रिया इसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके जरिए चुनाव होता है और ये चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इनडायरेक्ट। और किसके द्वारा ये निर्वाचन हुआ था, तो उसमें एक चीज और हम लिख सकते हैं, प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित
सदस्यों द्वारा ये प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये जो है चुनाव हुआ है। तो संविधान सभा के गठन के निर्वाचन संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये जो पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट ही होता है ना। जिनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, उनके निर्वाचन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उस पद्धति का नाम है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और इसी पद्धति से आज चुनाव और अभी हो रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, है ना। इन चारों का चुनाव अभी भी इसी पद्धति से हो रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। क्योंकि इनका चुनाव इनडायरेक्ट हो रहा है इसलिए इस पद्धति का प्रयोग यहां पर किया जाता है। जिनका चुनाव डायरेक्ट होता है यानी जनता करती है, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, है ना। ऐसे सदस्य जिनका चुनाव सीधे जनता करती है, उनके निर्वाचन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है वो पद्धति है जो सबसे आगे वही जीते। इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये पूछा था ना सर, एक बार 2014 में आया है, 2014 में इसका क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर में। और ये ब्रिटेन की पद्धति एक्चुअली, ये पद्धति ब्रिटेन की है। और अपनी जो इलेक्शन की प्रक्रिया वही जो ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगरीय निकाय में जो डायरेक्ट निर्वाचन होते हैं वही पद्धति है ये, है ना। इसका नाम ये जो सबसे आगे वही जीते, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही विजयी होता है। सीधा फंडा है। 50+1 वाला 50 हाँ है ना, 50+1 नहीं, वो बहुमत है, वो यहाँ पर लागू होता है, वो इसमें है, उसको कहते हैं बहुमत, आधे से एक अधिक। तो आधे से एक अधिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें काम करता है। और उसमें ये नहीं है, उसमें तो क्या है कि एक वोट अगर औरों से किसी को ज्यादा मिल गया वो जीत जाता है। जितने भी चुनाव में खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उनमें से अगर किसी एक को एक वोट भी अन्य लोगों से ज्यादा मिल जाता है, अन्य प्रत्याशियों से ज्यादा मिल जाता है, तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये है जो सबसे आगे वही जीते की पद्धति। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुमत होना चाहिए, इसमें बहुमत देखा जाता है। यानी जो कुल मत पड़े हैं, कुल वैध मत पड़े हैं, उनका आधे से एक अधिक जिसको मत प्राप्त होते हैं उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आपको आगे चल करके डिफरेंस भी पूछ सकता है, दोनों पद्धतियों में अंतर लिखिए, ये भी पूछ सकता है। अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया जो सबसे आगे वही जीते, एक क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, उसके बाद नहीं आया लेकिन इस तरह क्वेश्चन। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों जो पद्धतियां हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा जो सबसे आगे वही जीते, इन दोनों के बीच अंतर बताइए। तो आपको मैंने 2-3 अंतर तो बता ही दिए हैं। एक अंतर यह है, इस पद्धति का उपयोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन में होता है, जो सबसे आगे वही जीते उसका प्रयोग प्रत्यक्ष निर्वाचन में होता है। इसमें बहुमत की जरूरत होती है, आधे से एक अधिक इसमें चाहिए रहता है, और उसमें जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया क्या है? जटिल प्रक्रिया है, ये जटिल है। इसमें क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लगता है, और वो एकदम सिंपल है। वोटों की गिनती के जरिए जो है पता चल जाता है कि भाई ये जीत गया। हाँ, एक वो भी हो सकता है। ये जो है आयरलैंड की पद्धति है और वो ब्रिटेन की पद्धति है, ये भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से
दोनों में कभी डिफरेंस आपको पूछे तो ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चुनाव हो गए, विधानसभा की जो सदस्य थे उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया गया। इसमें कुछ मनोनीत सदस्य भी थे, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य थे। उसके आगे हम बात करेंगे। गठन की अगर हम बात करें, गठन का भी क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन 24 नवंबर 1946, और यहां पर भी वही हमें लिखना है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, है ना। तो ये भी एक 3 नंबर में क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब सदस्य कहां से आए, कहां से कितने निर्वाचित हुए, मनोनीत हुए, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो सदस्य संख्या, अलग अलग समय में अलग अलग सदस्य संख्या रही है, तो सदस्य संख्या की हम बात कर लेते हैं। आगे सदस्य संख्या, संविधान सभा की सदस्य संख्या। तीन फिगर इसमें आते हैं। गठन के समय, गठन के समय मतलब 24 नवंबर 1946 की बात है। इस समय संख्या थी 389। पुनर्गठन के समय ये समय है 31 अक्टूबर 1947 की बात है। इस समय संख्या थी 299। फिर संविधान पर हस्ताक्षर के समय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा गठन कब हुआ, उसकी डेट मैंने बताई। पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947, 47। संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए, जो संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, तो उसमें संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो उस समय संख्या थी 284। इसमें कुल महिलाएं थी 15, और यहां पर कुल महिलाएं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे की संख्या है 8। ये ना, तो ये अलग अलग समय में सदस्य संख्या संविधान सभा की रही है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर में बन सकता है ना। संविधान सभा की सदस्य संख्या आपको अगर पूछी जाती है तो अलग अलग समय में आपको बताना है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग संख्या रही है। एक संख्या आप लिखेंगे तो हो सकता है उसमें नंबर आपको पूरे नहीं दे वो। हाँ, अगर ये पूछता है कि गठन के समय कितनी थी, पुनर्गठन के समय कितनी थी, संविधान पर हस्ताक्षर जब हुए तब उस समय कितनी थी, तब आपको वही लिखना है।
लेकिन इतना पूछ लिया कि संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपको तीनों समय की बतानी पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 389 सदस्य थे उस समय, तो वो कहां से आए, कितने निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे, क्योंकि उसमें सदस्य संख्या जो थी उसमें निर्वाचित भी थे, मनोनीत भी थे, तो वो भी जानना जरूरी है। संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 में 296 और 93 जो थे ये रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत, ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ये 296 में अगर डिवाइड करें तो 292 और 4 ऐसा है, इसका डिवाइडेशन इस तरह से होगा। 292 जो है ये 11 प्रांत थे जहां पर गवर्नर हुआ करते थे, और 4 जो प्रांत थे जहां पर कमिश्नर हुआ करते थे, है ना। गवर्नरों के प्रांत, इनकी संख्या थी 11, और ये हैं कमिश्नरों के प्रांत 4 ही थे, है ना। तो इस तरीके से डिवाइडेशन ये किया गया था और इस तरीके से निर्वाचन हुआ है। 389 का डिवाइडेशन इस तरीके से था। 15 जो महिलाएं थी, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो यहां पर भी आपको 15 महिलाएं गठन के समय थी और हस्ताक्षर करने के समय 8 थी। इन दोनों का जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसा क्लियर नहीं किया था कि कब कितनी थी, है ना। क्वेश्चन ऐसी था कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो कुल तो 15 थी, लेकिन जब हस्ताक्षर किए गए तो 8 ही महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ जो महिला सदस्य थी उनके नाम अगर लिख सकें तो वो भी अच्छी बात है। 15 तो पूरे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है हम लिख सकते हैं, ये चर्चित नाम है। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, ये सदस्य थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ये संविधान सभा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष ये मानी जाती हैं, है ना। ओवरऑल पहली महिला अध्यक्ष रही हैं विजय लक्ष्मी पंडित। सुचेता कृपलानी सदस्य थी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कही जाती, यूपी में रही थी। सरोजनी नायडू सदस्य थी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल कही जाती, यूपी में रही थी, है ना। राजकुमारी अमृत कौर, ये केंद्र स्तर पर पहली महिला मंत्री थी। तो इन सभी के नाम से कोई न कोई रिकॉर्ड है, तो इनके नाम आपको याद रख लेना है, इनके नाम लिख सकते हैं आदि करके, है ना। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित कौमा, सुचेता कृपलानी कौमा, सरोजनी नायडू आदि करके लिख दो 2-3 नाम, बस इनमें ये थी। एजाज रसूल करके
एक मुस्लिम महिला थी, तो वो एकमात्र मुस्लिम महिला कही जाती है। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। तो इसी को यह भी क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल है ना। तो ये एक महिला नाम हम लिख सकते हैं 15 में से। हाँ, मैंने विजय लक्ष्मी पंडित बताया, विजय लक्ष्मी पंडित का रिकॉर्ड मैंने बताया है कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं। सुचिता कृपलानी का नाम बताया है, सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री रही है भारत की, यूपी में रही है। सरोजिनी नायडू, इनका नाम मैंने बताया है, ये पहली महिला राज्यपाल रही है भारत की, यूपी में रही है। इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर का नाम मैंने बताया, राजकुमारी अमृत कौर जो है ये केंद्र में पहली महिला मंत्री रही है, केंद्र स्तर पर पहली महिला मंत्री। तो ये कुछ नाम है, वैसे तो 15 टोटल नाम है, तो इनके नाम चूंकि कोई ना कोई रिकॉर्ड है इनके नाम पर, इसलिए उनको हम याद रखते हैं। इनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आ जाता है, प्री में आ जाता है, मेंस में 3 नंबर में पूछ सकता है इनके बारे में कुछ भी, तो इसलिए ध्यान रखने की बात है। बाकी सभी का नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये हो गया कंप्लीट, यहां तक हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन हुआ था उसमें 3 वर्ग थे, है ना। 3 वर्गों में डिवाइड करके, पूरी जनसंख्या को 3 वर्गों में डिवाइड करके निर्वाचन की प्रक्रिया कंप्लीट की गई थी। उसमें एक सिख, मुस्लिम और जनरल, सामान्य, है ना। जैसे अभी जो डिवाइडेशन होता है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें किस तरह से डिवाइडेशन किया जाता है मालूम है आप लोगों को? जो निर्वाचन होता है ना, अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें कैसे डिवाइडेशन होता है? उसमें तो सर रिजर्वेशन, हाँ, SC/ST और जनरल। ओबीसी तो है नहीं, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला नहीं अभी, है ना। SC/ST और जनरल 3 कैटेगरी होती हैं उसमें। SC/ST को रिजर्वेशन है, बाकी जो बचे हुए सब जनरल में आते हैं, यानी ओबीसी जनरल में काउंट होते हैं वहां पर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, ठीक है ना। पंचायत नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें कैसे डिवाइडेशन होता है, ये चीज पता होना चाहिए। पंचायत नगरीय निकाय के चुनाव में डिवाइडेशन कैसे होता है वर्गों का? सर उसमें भी SC/ST को तो रिजर्वेशन रहता है। हाँ, जहाँ से अगर वो एरिया है, जैसे भिंड मुरैना में ST नहीं है, तो वहाँ उनको रिजर्वेशन, हाँ, वहाँ नहीं है, नहीं, वहाँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसमें महिलाओं के भी लिए अलग रहता है, हाँ, वो 50% और ओबीसी के लिए भी रहता है, ऐसा। मतलब वहां पर 4 वर्ग हो गए, पंचायत नगरीय निकाय में 4 हो गए, SC/ST, महिला, ओबीसी और जनरल। सब जनरल हो गया, बाकी बचे हुए जनरल हो गए, तो ऐसे 5 हो गए। लेकिन विधानसभा लोकसभा में केवल 3 ही वर्ग है, SC/ST और जनरल। अभी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो एक और वर्ग हो जाएगा, अभी मिलने वाला है, आगे चुनाव होंगे तो उसमें महिलाओं को भी आरक्षण लोकसभा विधानसभा में मिलने वाला है, ठीक है। संविधान सभा में जो चुनाव हुए तो उसमें SC/ST का कोई अलग क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, SC/ST जनरल में ही काउंट हुए थे। वहां पर 3 ही क्लास थे, सिख, मुस्लिम और सामान्य, ठीक है ना। संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उसमें 3 वर्गों में विभाजित करके चुनाव कराए गए थे। 3 वर्ग थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख के अलावा जितने भी और वर्ग थे वो सभी के सभी किस में आए? वो सामान्य वर्ग में आए, जनरल में आए।
इस तरीके से डिवाइडेशन ये हुआ। अलग से मतलब उनको सामान्य अब सिख वहां ज्यादा होंगे, उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा, ज्यादा जनसंख्या होगी, उस हिसाब से उनको अलग दिया गया। मुस्लिम तो थे ही, इसलिए बाकी जनरल में काउंट किए गए। इसके अलावा निर्वाचन में जो रेशो डिसाइड किया गया था वो था 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था, ये रेशो था, है ना, अनुपात था, है ना। 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। तो ये भी कभी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है कि संविधान सभा में एक जो सदस्य था वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। संविधान सभा का एक सदस्य देश की कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ये रेशो रखा गया था। ठीक है, तो ये संविधान सभा के सदस्यों के बारे में मैंने बात की है। मध्य प्रदेश से भी कुछ सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे। सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार वाला जो एरिया था वो चूंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो आता था उसका कुछ हिस्सा, तो वहां से जो चुने गए उसको हम आज मध्य प्रदेश के अंतर्गत मान लेते हैं। जैसे उसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, सेठ गोविंद दास थे, है ना, फ्रैंक एंथोनी थे, हाँ, दुर्गा प्रसाद मिश्र थे। तो ये जो है कुछ सदस्य थे। कुछ राज्यपाल जो स्टार्टिंग के हम पढ़ते हैं, पट्टाभी से सीतारामैया ये थे, स्टार्टिंग के मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हुए हैं उन्होंने भी जो है संविधान सभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश से संविधान सभा में कौन से सदस्य रहे। तो कुछ नाम आपको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल नाम आता है, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर हरि सिंह गौर, फ्रैंक एंथोनी, है ना। तो ये कुछ सदस्य जो है मध्य प्रदेश से उस समय चुने गए। हालांकि मध्य प्रदेश तो बाद में बना, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में मध्य प्रदेश का हिस्सा कुछ आता था। तो वहां से जो सदस्य चुने गए संविधान सभा में उनको जो है हम आज मध्य प्रदेश से मानते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। इसमें जो 2 बड़े नेता थे वो संविधान सभा में नहीं गए थे, यानी वो नहीं चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने। उसमें पंडित महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने जो है संविधान सभा के चुनाव नहीं लड़ा, यानी वो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए थे। ठीक है, तो यहां तक बात हमने कर ली। अब हम आगे इसमें कल इसकी बैठकों के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा की बैठकें जो हुई उनमें क्या क्या हुआ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बने, संवैधानिक सलाहकार कौन बने, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर आगे इससे संबंधित जो समितियां हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था उसका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मेंस में पूछा गया तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे बैठकों के अंतर्गत। और फिर संविधान सभा के अंतर्गत समितियां बनाई गई थी संविधान का निर्माण करने के लिए। फिर संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब उसको अंगीकार किया गया, कब उसको लागू किया गया। फिर संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। कब तक, जब तक बन नहीं गई। इसलिए संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद भी कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद मानी जाती है, कैसे, समझाइए। या संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया है, कैसे किया है, उसके बारे में बताइए। संविधान सभा के समक्ष मुद्दे क्या थे, संविधान सभा की भूमिका क्या थी भारत में। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से आगे बन सकते हैं, उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं।